हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भाजकता के नियम, वास्तविक संख्याएं और जो पिछले जो आपके 3 लेक्चर थे या 4 लेक्चर थे, 4 लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स जो हुआ करती है कि मैथमेटिक्स काम कैसे करती है, संख्याओं की जानकारी, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक यानी काल्पनिक, सम्मिश्र संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, खूब सारा डिस्कशन कर लिया था। और अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि जो आपकी प्रश्नावली है, पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसकी जो प्रश्नावली है 1.1 के अंदर टोटल 7 सवाल हैं कि टोटल 7 सवाल एक्चुअल में काम कैसे करेंगे। कितने सवाल? 7 सवाल है कि 7 सवालों में कैसे कंसेप्ट लगेंगे और एक ही कंसेप्ट है जो बताएंगे, पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो करेंगे। अब आराम से कंटिन्यू बने रहिएगा, एक कंसेप्ट आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। जो भी चीज होगी हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पढ़ेंगे मैतम समापवर्तक। क्या पढ़ेंगे? मैतम समापवर्तक, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे एचसीएफ, तथा लघुतम समापवर्तक। एलसीएम ज्ञात करना। ये हमारी हेडिंग होने वाली है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मैतम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुतम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। कि कोई भी जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उससे लघुतम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और मैतम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कैसे निकलता है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ चीजें बिना समझे आप सीधा डायरेक्ट सूत्रों के ऊपर नहीं जा सकते। मैं बाद में बात करूंगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। कुछ मैं पहले लेता हूं आपके सामने उदाहरण। आपको अक्सर ले लो बिल्कुल उदाहरण। तो बेटा आप उदाहरण समझना, फिर पूरी भाषा लिखूंगा मैं कंप्लीट एकदम। जो भाषा होगी उसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, एक एक क्वेश्चन के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो सर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 संख्याएं ले लेता हूं। एक मैंने ले ली 12 और एक संख्या ले ली मैंने 20। मैंने रैंडम कोई संख्याएं ली है, एक ले ली 12 और एक ले ली 20। इस 12 और 20 का ये अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के मुझे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम, और कुछ गुणधर्म बनाएंगे इससे कि आगे का एक कनेक्शन कैसे होगा, कि ये प्रक्रिया काम कैसे कर रही। तो ध्यान देना इधर। देखो, मैं काम करता हूं कि मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं ऐसे, देखो, और 20 के भी क्या कर लेता हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूं। क्या 12 में 2 का भाग जाएगा? हमने भाजकता के नियम पढ़े, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग जाएगा 12 में कितनी बार? 6 बार। 6 में वापस 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। हम प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक यहाँ नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। 20 का देखो, 20 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 10 बार। 10 में 2 का भाग गया कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग कितनी बार गया बेटा? 1 बार। तो मेरे पास जो 12 आया है उस 12 को जब अगर मैं लिखूंगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 लिखूंगा, और जब मैं 20 को लिखूंगा मैं 2 की घात 2 और 5 की घात क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। ये मेरे 12 और 20 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में मैंने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया कि अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में ये व्यक्त कैसे होगा, कि ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कैसे निकलेगा आप चीज समझना। मैंने क्या कर दिया कि इसका मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं और इसका मैं क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम निकाल रहा हूं। समझे कि एचसीएफ और एलसीएम काम कैसे करेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों में एक ऐसी संख्या, देखो आप एक बार घात भूल जाओ, इन दोनों में एक ऐसी संख्या देखो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कुछ ऐसी संख्या दिखाई दे रही है क्या जो दोनों में कॉमन हो। आप कहेंगे सर एक 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। लेकिन इस 2 की घात लगानी, यहाँ 2 की घात कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 2। तो आपको घात लगानी 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। और तो जो 12 और 20 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया आपके पास? 4 आया। कितना आ गया सर? 4 आ गया। ठीक है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के अंदर सब संख्याएं लेनी।
आपको 2 भी लेना है, आपको 3 भी लेना है, आपको 5 भी लेना है। सारी संख्याएं 2 भी लेना, 3 भी लेना और 5 भी लेना। 2 की घात कितनी लगानी पड़ेगी मुझे? 2 लगानी पड़ेगी। 3 की घात मुझे 1 लगानी पड़ेगी। 5 की घात कितनी लगानी पड़ेगी? 1। 1 क्या रखा है? 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। इनको जब गुणा करोगे 15 आएगा, और जब 15 को 4 से गुणा करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा एलसीएम का, वो कितना बनेगा आपके पास? 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। तो मेरे पास जो 12 और 20 था उसका एचसीएफ आया 4 और एलसीएम कितना आया? 60 आया। अब आपको सर ये आगे क्या करें? आपने एचसीएफ और एलसीएम समझ गए कि एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। हमने 2 दिखाई दिया, 2 की घात 2 लगा दी। 2 की एचसीएफ हमेशा न्यूनतम घातांक लगाते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 ही लेना, क्योंकि अधिकतम ही 2 आई है, न्यूनतम में क्या आई है? 2। लेकिन एलसीएम के अंदर सभी संख्याएं लेनी और उनकी अधिकतम घात लगानी। जैसे सपोज दैट यहाँ अगर 2 की घात 1 होती या 2 की घात 2 होती, तो फिर मैं एचसीएफ में 2 की घात 1 लगाता, क्योंकि मुझे कम वाली घात लगानी। कौन सी घात लगानी? कम वाली। एचसीएफ में हमेशा कम वाली घात लगानी किसी संख्या की, कॉमन संख्या की। एलसीएम के अंदर सभी संख्याएं लेनी। कौन सी संख्या लेनी? सभी संख्याएं लेनी है, और सभी संख्याओं में मुझे जो एलसीएम की घात लगानी पड़ेगी वो अधिकतम घात लगानी, जो हाईएस्ट नजर आएगी, सबसे बड़ी जो घात होगी। ठीक है, तो इसका हमने एचसीएफ 4 निकाला, एलसीएम कितना निकाला? 60। अब मैं काम करता हूं कि जो ये शुरुआत में मैंने ये संख्या मानी थी, इस 12 को मैं ए नाम दे दूं और इसको क्या नाम दे दूं? बी नाम दे दूं। और मेरे दिमाग में आया कि मैं इस ए और बी को आपस में क्या करूं? गुणा करूं। मैंने एक संख्या जो शुरुआत में ली उसको ए नाम दे दिया, मतलब ये एक पहली संख्या है। जो दूसरी संख्या लिखी उसको बी नाम दे दिया, मतलब ये आपकी दूसरी संख्या। और दोनों को मैं चाह रहा हूं गुणा करूं। ठीक है, और इधर मैं ये चाह रहा हूं कि एक मेरे पास आया था एचसीएफ और एक आया था मेरे पास एलसीएम। इन दोनों को भी मैं आपस में क्या करूं? गुणा। मेरे बैठे बैठे दिमाग में ये आई कि मेरे पास जो 2 संख्याएं आई है उनको मैं आपस में गुणा करूं, जो मेरे पास एचसीएफ और एलसीएम निकल के आया उनको गुणा करूं। मैं कुछ रिजल्ट देखना चाहता हूं क्या आएगा। तो मेरे पास ए का मान है 12 गुणा बी का मान है 20, एचसीएफ का मान है 4, एलसीएम का मान है 60। जब आप इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 12 को 20 से गुणा करेंगे तो आपके पास 240 आएगा, और जब 4 को 6 से गुणा करेंगे तो भी 240 आएगा। और एक अचंभे की बात यह है कि ए और गुणा बी करोगे तो हमेशा ही क्या आएगा? बराबर आएगा। देख लो आपके सामने, मैंने कोई सूत्र नहीं लिखा, ये किताब के अंदर बात लिखी हुई। मैंने तो कोई रैंडम 2 संख्याएं मानी, ए और बी, 12 और 20 मान लिया। 12 को मैंने ए लिख दिया और 20 को मैंने बी लिख दिया। इनका मैंने एचसीएफ निकाला तो 12 और 20 का एचसीएफ आया 4, और 12 और 20 का जब मैंने एलसीएम निकाला वो आया 60। मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई कि मैं ए और बी को आपस में क्या कर दूं? गुणा कर दूं। और फिर मेरे दिमाग में आगे एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने अभी कोई यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, बाद में लगा दूं। तो ए का मान 12 था, बी का मान 20 था। 12 को 20 से गुणा किया 240 आया, और 4 को 60 से गुणा किया 240 आया। अचंभे की बात यह है कि जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास ये भी बराबर आया, तो ये भी बराबर होगा, तो ऊपर वाला रिजल्ट भी क्या होगा? आपका बराबर होगा। ऊपर वाला रिजल्ट भी आपका क्या होगा? बराबर होगा। बात कहानी ये समझनी है कि एक सूत्र है आपकी किताब के अंदर कि जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का जो गुणा होता है वो हमेशा ही बराबर होता है किसके? एचसीएफ और एलसीएम के। ये आपकी किताब के अंदर सूत्र है। मैं सारे सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा, इस सूत्र के सवाल भी करवाऊंगा। इससे रिलेटेड पिछले साल आरबीएसई जो बोर्ड है उसके अंदर एक सवाल भी आया कि कैसा सवाल आया था और कैसा नहीं आया था, वो सवाल भी हम करेंगे। वो आप टेंशन ना लें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। आप तो कनेक्शन बनाएंगे। आपने संख्याएं ली, एचसीएफ का मतलब कॉमन संख्या ढूंढना है, ठीक है। एलसीएम का मतलब सभी संख्याएं ढूंढनी है, उन सभी संख्याओं की अधिकतम घातांक लेनी है। एचसीएफ के अंदर न्यूनतम घातांक लेनी है। यहाँ 2 ही थी तो 2 ही ली। फिर मैंने अपनी मन मर्जी से ए और बी को गुणा किया और रिजल्ट एकदम बराबर आ गया। तो ध्यान रखना, गणित की दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, मैथमेटिक्स की दुनिया में 2 संख्याओं को जब गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने के बराबर आएगा। चाहे आप 2 संख्याएं कोई ले लो, कितनी बड़ी से बड़ी, आप हजारों लाखों में ले लो, उन संख्याओं को जब गुणा करोगे और उन संख्याओं का जब एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, तो जब दोनों को, इधर संख्याओं को गुणा करोगे, इधर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे, तो रिजल्ट एकदम बराबर आएगा। फोटोकॉपी नजर आएगी। जैसे यहाँ 240 है, यहाँ पर भी कितना लिख रखा है? 240। तो हमने 2 बातें सीखी कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या,
चाहे 2 संख्याएं हो चाहे 3, आपके सिलेबस में 2 संख्याएं और 3 संख्याएं दे रखी, मैं 2 का बता रहा हूँ, 3 का भी मैं बताऊंगा अभी। 3 का आ रहा टेंशन, मतलब अगला जो अभी इसको मिटा के 3 का ही लिखना, 3 का भी कनेक्शन बनाएंगे, तीनों को गुणा करके देखेंगे आता है या नहीं आता। ठीक है, तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल, 2 संख्याएं हमने ली, उनका एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर कॉमन हो और उस कॉमन संख्या की आपको न्यूनतम घातांक लगानी, कम वाली घातांक लगानी। एलसीएम का मतलब होता है आपको सभी संख्याएं लेनी, जो जो संख्याएं आ रखी है वो सारी की सारी संख्याएं लेनी है और उन सभी संख्याओं की आपको अधिकतम घातांक लेनी है, जो सबसे बड़ी घातांक आपने लगा रखी कि सबसे बड़ी घात उसकी कितनी आई है वो आपको लगानी। ठीक है, यहाँ न्यूनतम में कितनी थी, 2 ही थी, अधिकतम में भी कितनी थी, 2, तो हमने 2 ही चलाई, बाकी 3 और 5 की एक एक की घात आई है, तो जितनी बार आई उतनी, सबसे अधिकतम आई वो लेनी। फिर मैंने 2 संख्याओं को गुणा किया और मेरे पास रिजल्ट एकदम बराबर आया, तो मेरा पहला सूत्र बन के आ गया कि जो 2 संख्याओं का गुणा होता है या 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के। किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के। मेरे हिसाब से 2 संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का लेके फिर नई बात सीखते हैं कि आगे इनका एक्चुअल में मतलब क्या होगा। ठीक है, तब तक आप ये देखो। अब देखो लेते हैं 3 संख्याएं, कोई अपनी मन मर्जी से कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अभी आप तो क्या है कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो तो आप बोल नहीं सकते कि आप ये ले लो, तो मैं मेरी मन मर्जी से ले लेता हूँ कौन सी संख्या। ठीक है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 ले लिया, 8 ले लिया, एक आपने 24 ले लिया, एक आपने 30 ले लिया। चलो कोई संख्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्याएं कोई भी हो सकती, जो हम सवाल करेंगे उसके अंदर संख्याएं फिक्स रहेगी कौन सी। ठीक है, चलो 8 के बाद ये गुणनखंड करो 2 बार, 2 का 2 में भाग 1 बार, 2 8 बार 4 बार जाएगा ना, फिर वापस 2, 2 में 2 का 1 बार, फिर आपने 24 लिया तो 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग कितना 1 बार, फिर आपने लिया 30, 30 में 2 का भाग 15 बार, 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। ये तो नॉर्मल से अभाज्य गुणनखंड है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, क्योंकि देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। जब मैं 24 लिखूंगा तो 24 लिखूंगा मैं 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। और जब मैं 30 लिखूंगा तो वहां लिखूंगा मैं 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा कि हमने 8, 24 और 30 के अभाज्य गुणनखंड किए, सबको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिख दिए। अब मुझे इसका निकालना एचसीएफ और एक मुझे क्या निकालना इसका एलसीएम। क्या होता है एचसीएफ का मतलब कि सर अभी आपने 2 संख्याओं बताया था, क्या वो सेम ही रूल काम करेगा क्या? मैं कह रहा हूँ 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, दुनिया की अनंत संख्याएं हो, अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना मेथड सेम ही काम करेगा जो 2 संख्याओं वाला करता है। आपके सिलेबस में या तो 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं, वो आपको 1.1 जब आप किताब देख के होगी तो वहां नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, करेंगे सवाल, नो टेंशन। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर कॉमन है। आप कहोगे सर तीनों के अंदर, तो देखो एक घात को भूल जाएं, एक बार घात को भूल जाएं, 2 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो हम ले लेंगे यहां से 2, क्योंकि 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। और जो कॉमन संख्या लेते हैं उसकी अधिकतम घातांक लेते हैं या न्यूनतम घातांक, तो आप कहेंगे सर उसकी न्यूनतम घातांक लेनी है, कम वाली घात लेनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है, लेकिन यहाँ कितनी 1, तो यहाँ हम 2 की घात 1 लगाएंगे और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है 2। तो आपके पास 8, 24 और 30 का जो एचसीएफ आया बेटा वो आया 2, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 अधिकतम है, 2 की घात 1 न्यूनतम है। तो एचसीएफ के अंदर एक न्यूनतम घातांक आपको लगानी, कौन सी घातांक लगानी है? न्यूनतम। तो 2 की घात 1 हो गया 2। एलसीएम का क्या होता है? एलसीएम सर सब संख्या आप ले लो जो भी आपके काम लिए, तो एक तो हमने 2 काम में लिया, एक 3 लिया, एक 5 लिया, मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ भी नहीं ले दो। आपको सिर्फ 2 3 बार आया नहीं, एक संख्या एक बार रिपीट होगी उतनी लेनी, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब इनकी घातांक, अब इनकी अधिकतम घातांक लेनी है, तो 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो अधिकतम घातांक कितनी 3, 3 की 1 है, 5 की भी कितनी है 1, एक की 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, 5 दिए कितना हो गया 15, और 15 को 8 से गुणा करो 120 आएगा, कितना आएगा 120। तो एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है, अब देखो मैं काम करता हूं, इस संख्या को मैं ए मान लेता हूं,
इस संख्या को मैं b मान लेता हूं, इस संख्या को मैं c मान लेता हूं। जैसे मैंने वहां दो संख्याओं को गुणा करवाया था, यहां 3 है तो मैं तीनों को गुणा करवाता हूं, a b और c। और इधर मेरे दिमाग में आ गया कि SCF और किसको गुणा करवाता हूं मैं, LCM को। SCF और किसको गुणा करवाता हूं, LCM को। ठीक है, अभी कोई बराबर का चिन्ह नहीं लगे, हम देख रहे हैं उसमें तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया था, SCF और LCM, एक सूत्र मिल गया था वहां से। a का मान कितना है 8, b का मान 24, c का मान 30, SCF का मान 2 और LCM का मान 120। इनको जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 240। कितना रिजल्ट आएगा बेटा, 240। ठीक है साहब, गुणा करते हैं इनको। देखो 8 को 4 से गुणा करोगे 32, हासिल कितना जाएगा 3। 8 को 2 से गुणा करोगे 16 और 16 और 3 हो जाएगा ये, और गुणा में कितना हो गया 0, ये आया 0। 3 को 2 से गुणा किया 6, 9 को 3 से गुणा करोगे 27, 9 3 27, हासिल कितने गए 2। 3 को 3 से और 5 से, क्या ये बराबर है क्या, आप कहोगे ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब 3 संख्याओं को गुणा किया तो बराबर नहीं आया, तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है SCF गुणा LCM के। जो 3 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है उनके SCF और LCM के। तो क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही बराबर होगा उनके SCF और LCM के, लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होगा SCF और LCM के। बेटा ध्यान रखना, ये सारी बातें NCERT में लिखी है, किताब के अंदर लिखी है। मैं डायरेक्ट अगर नोट्स लिखवाता ना, क्या लिखवाता, डायरेक्ट नोट्स लिखवाता, कोई मतलब नहीं रहता उन बातों का। आपको कम से कम मैथमेटिक्स में ये समझना है कि चीज़ें कनेक्ट कैसे हो रही है, कि आपको करना क्या है। मैंने आपको 2 संख्याएं ली अपनी मन मर्जी से, फिर कनेक्शन बना के मैंने सूत्र लिखा। फिर मैंने 3 संख्याएं ली, 3 संख्याओं का कनेक्शन बना के लिखा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आया SCF और LCM के, वो तो हमने सिद्ध किया। लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं आया उनके SCF और LCM के, ये बात भी हमने सिद्ध कर दी कि यहाँ 5760 आ रहा है, यहाँ 240 आ रहा, क्या ये बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है। कुछ संख्याएं दुनिया में अपवाद स्वरूप होती है कि जैसे आपने 8 9 25 ले लिया, तो उनका फिर तीनों को गुणा करोगे SCF और LCM के बराबर भी आ जाएगा, वहां तो आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद है। लेकिन 3 संख्याओं में आपको कभी भी चेक नहीं करना है। जब 2 संख्याएं आएगी तो उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, जो किताब वाला कह रहा है। लेकिन जब 3 संख्याएं आएगी तो उनमें फिर आपको ये सूत्र वगैरह नहीं लगाना, केवल SCF और LCM निकालना है। तो ये है आपके कंसेप्ट SCF और LCM के। अभी मैं सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स लिखवाता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM कैसे निकलता है। सारी बातें मैंने बता दी SCF और LCM कैसे निकलता है। तो कम से कम आपको पहला काम तो आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए पहली शर्त है भाज्यता के नियम। क्यों 2 का भाग लगाया, क्यों 3 का लगाया, क्यों 5 का लगाया, क्यों 7 का लगाया, क्यों 11 का लगाया, ये नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं जितने सवाल करवाऊंगा, ये 3 सवाल है शुरुआत के। पहला सवाल अभाज्य गुणनखंड, दूसरा SCF और LCM है, 2 संख्याओं का सत्यता की जांच भी है। फिर तीसरा सवाल 3 संख्याओं का गुणनखंड है। तो उसमें जब सवाल करेंगे तो अपने आप ही आपको अभाज्य गुणनखंड समझ आ जाए, क्यों 2 का भाग लग रहा है, क्यों 3 का लग रहा है, वो आप चिंता करें नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें उस चीज़ की। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमेशा SCF और LCM के, लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता उनके SCF और LCM के। हमने ये कंसेप्ट सीखे। अब सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखते हैं। जो 2 संख्याओं का जो गुणनफल है SCF और LCM वाला, उसके ऊपर तो RBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड वगैरह में सवाल भी आते हैं खूब सारे। तो उसके अंदर कितने सवाल कैसे बन सकते हैं, उसके सवाल भी करेंगे। फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, तब तक कंटिन्यू बने रहेगा। अभी कहीं जाना हो तभी वीडियो और आने वाला कि आपको एक्चुअल में बातें करनी कैसे, इनके पूरे नोट्स लिखना सिस्टमेटिक। ठीक है, तब तक आप इनको देखो। अब देखो, देखते हैं इनके सूत्र क्या होते हैं, कि SCF और LCM के सूत्र क्या होते हैं। हमने पूरा डिटेल तो सीख लिया कि 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का सीख लिया। अब नॉर्मल से क्या लिख लेते हैं, इनके सूत्र लिख लेते हैं। ध्यान देना बेटा, समझना। नंबर 1, अगर मुझे किसी भी संख्याओं का, अगर मुझे SCF निकालना है या मुझे किसी भी संख्याओं का क्या निकालना है, LCM निकालना है, या तो मुझे किसी संख्याओं का SCF निकालना है या किसी संख्याओं का क्या निकालना है, LCM। तो SCF का मतलब होता है कोई आपको एक कॉमन संख्या देखनी।
कॉमन संख्याएं आपको देखनी, और उन कॉमन संख्याओं की जो घात लगानी है वो आपको लगानी है न्यूनतम घात, न्यूनतम घातांक। आपको एचसीएफ में एक ही एक कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या एक जरूरी नहीं ना, दो भी हो सकती है, लेकिन जो होगी तो गुणा लिखा देंगे बीच में। आपको कॉमन संख्याएं देखनी है, कौन कौन सी कॉमन है, और उनकी जो घात लगानी वो लगानी है न्यूनतम घातांक। और एलसीएम के अंदर क्या करना है, एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याएं, एलसीएम का मतलब हो गया आपको कौन सी लेनी है, सभी संख्याएं लेनी है, और उन सभी संख्याओं की जो घात लगानी है वो आपको लगानी है अधिकतम घातांक। क्या लगानी है बेटा जी, अधिकतम घातांक। बात समझ में आ गई, ये तो हमने सीखा था। आप परिभाषा बहुत कम याद रखें, एचसीएफ का मतलब एक कॉमन संख्या लो, उस कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक लगाओ, जितनी भी कॉमन है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, जो जो कॉमन संख्या है उसकी कम वाली घात आपको लेनी है न्यूनतम। एलसीएम का मतलब है कि आपको सभी संख्याएं लेनी जो जो आपने अभाज्य गुणनखंड में यूज किए, जिन जिन का आपने भाग दिया, वो सभी संख्याएं लेनी, उनकी अधिकतम घातांक आपको लगानी है। तो ये दो टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी संख्या का एचसीएफ क्या निकलेगा, किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे। एक बात बताओ, या तो दो संख्याओं का निकले या तीन, एक संख्या का थोड़ी निकले। एक संख्या में क्या कॉमन होता है, नहीं होता। एक संख्या का ना एचसीएफ निकलता है ना क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। तो एक संख्या का, दो संख्याओं का एचसीएफ या तीन संख्याओं का एचसीएफ, आपको कॉमन संख्या ढूंढनी। कितनी संख्याएं, मैं तो सिलेबस की बात कर रहा हूं, आपके जो एनसीईआरटी में लिखा है दो संख्याएं और तीन संख्याएं दे रखी, ठीक है। तो उनका आपको कॉमन संख्याएं देखनी है, एचसीएफ के लिए उनकी न्यूनतम घातांक लगानी, एलसीएम का मतलब आपको सभी संख्याएं देखनी जितनी भी आ रखी, और उनकी जो घातांक लगानी है वो लगानी अधिकतम घातांक, ठीक है। फिर आप नोट के अंदर दो बातें ध्यान रखेंगे। कौन सी सर, आप कहेंगे सर, तो नोट के अंदर आपको दो पॉइंट याद रखने। नोट के अंदर आपको जो दो पॉइंट याद रखने वो कौन से याद रखने, वो आप सुनना ध्यान से। नोट के अंदर जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये बात मैंने आपको सिद्ध करवाई थी। क्या करवाई थी, सिद्ध, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के। इस सूत्र को मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मैं चाहूं तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। कैसे, आपको सर ये कैसे लिखा, तो ध्यान देना इधर। दो संख्याएं कौन कौन सी, एक मैंने ए मान ली, एक मैंने क्या मान ली, बी, और उनका गुणा होता है एचसीएफ और एलसीएम। इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यू इस फॉर्मूले में, चार, 1 2 3 4। चार में से आपको कोई सपोज दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और ये पूछ ले, कैसे सवाल आएंगे। मैं अभी इस वीडियो में आपको सवाल भी करूंगा इस सूत्र के हिसाब से। और आगे का जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट जो है वो है तीन संख्याओं का गुणनफल। तीन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर नहीं होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर। कि जो तीन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर नहीं होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। कि दो संख्याओं का गुणनफल तो हमेशा ही बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, लेकिन तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर नहीं होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। ऑलमोस्ट आपके भाषा कंप्लीट होगी, इतना ही काम आपको करना। आपको एचसीएफ ध्यान रखना, आपको एलसीएम ध्यान रखना। एचसीएफ का मतलब कोई कॉमन संख्या आपको ढूंढनी, उसकी न्यूनतम घातांक लगानी। एलसीएम का मतलब आपको सभी संख्याएं लेनी, उनकी अधिकतम घातांक लगानी। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, लेकिन तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं होता। आपके जो एक उदाहरण है 1.1 के ऊपर जस्ट उदाहरण है, उसके नीचे एक टिप्पणी लिखी है, उसके अंदर ये लिखा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल कभी भी बराबर नहीं होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, ये बातें हमने की। अभी मैं दो सवाल और करवाऊंगा इस सूत्र के हिसाब से कि कैसा सवाल आता है, कैसा सवाल नहीं आता है। कि इसके अंदर आपको टोटल चार वैल्यू, देखो दो संख्या 1 2 3 4। अब किसी भी सवाल में अगर चार वैल्यू आपके पास है तो आपके पास टोटल कितनी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, 3। कितनी गिवन होनी चाहिए, 3। कितनी गिवन होनी चाहिए, 3 गिवन होते ही चौथी अपन ने आप निकल जाएगी। ऐसा भी सवाल आ सकता है, या आपको पहले से ही कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उसका एचसीएफ ये है तो एलसीएम निकालो। अब कैसे सवाल काम करेगा वो मैं आपको करवाता हूँ। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथम समापवर्तक
और लघुत्तम समापूर्त तक एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इस सूत्र के हिसाब से 2 सवाल कैसे आते हैं। राजस्थान बोर्ड में जो आ रखे हैं, पहले भी खूब सारे बोर्ड में आ रखे हैं, वो सवाल कैसा पैटर्न काम करेगा उसके हिसाब से फिर आपका ये क्या हो जाएगा, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से देखो इन चीजों को। अब देखो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हमने जो चीज़ें पढ़ी थी अभी कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है और दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। और जो सूत्र होता है उस सूत्र के हिसाब से कुछ सवाल लिखते हैं आए हुए एग्जाम में। मैं सवाल लिखवाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। पहला सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 हो तथा उनका एचसीएफ उनका एचसीएफ 30 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर 2022 में जो पेपर हुआ था, गवर्नमेंट ने जो करवाया था आरबीएसई बोर्ड ने, उसके अंदर सवाल आया था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 दे रखा है, उनका एचसीएफ दे रखा है कितना, 30, तो आपको एलसीएम निकालना था। पहली बात तो जो बातें आपको दे रखी है वो लिख दें आप, और लिखने वाले को आप लिखते हैं कि दिया है, आपको दिया क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर में दे रखा है 1080, जो बात दे रखी। इसका आपको एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 30 और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो सवाल में मेरे पास जानकारी थी, एक्चुअल में राजस्थान बोर्ड में एबेसेदे का सवाल था, लेकिन एबेसेदे है तो बिना सूत्र तो वैसे भी नहीं होगा, तो आपको सूत्र लगा के ही करना पड़ेगा। हमने जो जानकारी दी हुई थी उसके हिसाब से कर लिया। जब आपको संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, तो एक ही सूत्र आपको सोचना है। आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमने ये इस लेक्चर में डिसाइड किया है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम का होता है। किताब में भी सूत्र दे रखा, मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया एक उदाहरण लेके। ठीक है, आप कहेंगे सर वैल्यू पुट करें इसमें, तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 1080, दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 30, और आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम। मुझे एक बात बताओ, एलसीएम के गुणा में कितना, 30। अगर मुझे एलसीएम का मान निकालना है तो गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, भाग में। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, क्या जो एलसीएम का मान आएगा वो आएगा 1080 बटा में कितना आएगा, 30। भाई मुझे इस एलसीएम का मान निकालना है तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में। तो बेटा क्या 0 से 0 कैंसिल होगा, क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 108 बटा में 3, और 108 में 3 का भाग आप कहेंगे सर कितनी बार जाएगा, मैं कहूँगा भाग कितनी बार जाएगा बेटा, 36 बार भाग जाएगा। तो इस सवाल का जो आपके पास एलसीएम आया वो कितना आया है, आपके पास 36 आया। बात समझ में आई या नहीं आई, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। ये राजस्थान बोर्ड में 2022 में सवाल आया हुआ है, उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको सवाल दे रखा। अब मेरे सवाल करवाने का मतलब क्या, ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी की किताब में नहीं, किसमें नहीं है, एनसीईआरटी किताब में सवाल नहीं दे रखे। एनसीईआरटी अपने हिसाब से चल रही, हम बेसिक
कर रहे हैं तो हम सारे नोट्स के अंदर चीज़ें लिखेंगे कौन सा सूत्र कैसे काम करेगा। वैसे नवंबर में जब सिलेबस हो जाएगा तो मैं प्रत्येक चैप्टर के ABCD पुराने सवाल वगैरह करवाऊंगा, तो वहाँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर भी तो हमें चीज़ें करनी है ना, पहले कुछ चीज़ें करके रखेंगे तो पहले अगर मजबूत रहेगी हमारी चीज़ें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप ये सोच रहे हैं कि हम रिवीजन में पढ़ लेंगे, जो पढ़ाई अभी हो रही है ना वो रिवीजन में नहीं होती। जो काम पहले हो जाएगा, अभी जितना समझ में आएगा उतना कभी रिवीजन में नहीं आता। रिवीजन एक नाम मात्र चीज़ होती है। आप सोचेंगे रिवीजन कर लें, एक तो 6 महीने में सिलेबस हो रहा है, एक रिवीजन 1 महीने में हो रहा है, तो 6 महीने की चीज़ें 1 महीने में कवर नहीं होती है, इस बात का आपको पता है चीज़ें। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, रिवीजन नाम मात्र चीज़ होती है कि रिवीजन में फटाफट बताई जाती है चीज़ें, हम बेसिक करेंगे। लेकिन अभी जो काम हो रहा है ना, आपने अगर रेगुलरिटी बना के लेक्चर देखे, लेक्चर देखने के बाद उन चीज़ों को याद किया, याद करने के बाद आप उनको याद कर लोगे, फिर उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पल करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ मैथमेटिक्स में कोई ताकत आपको 100 में से 100 लाने के लिए नहीं रोक सकती। एक ही तरीका है मैथमेटिक्स को मजबूत करने का, वो तरीका है बार बार प्रैक्टिस। आपको डिसिप्लिन रह के एकाग्रता के साथ रोजाना पढ़ाई करनी होगी। एक दिन पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। आप सपोज दैट ये सोचेंगे मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा तो रेगुलर नहीं बनाऊंगा, सिलेबस नहीं होगा ना, तो मुझे बनाने पड़ रहे हैं। जितना भी लंबा वीडियो बन रहा, चाहे 20 मिनट का, 25 मिनट का, 1 घंटे का लेक्चर क्यों, आपका काम है उस लेक्चर को देखें, उस लेक्चर का कोई भी डाउट आपके नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक सवाल किया है जो आया है जिसमें गुणनफल दे रखा था। एक सवाल और करेंगे अभी इसका, इस सूत्र के हिसाब से कि कैसा सवाल आया था, कैसा सवाल नहीं आया था। तो देखो अभी, है ना, मैं करवाता हूँ हाथों हाथ। दूसरा सवाल करते हैं हाथों हाथ। मैं सूत्र सवाल लिख देता हूं, मैंने सूत्र जानबूझ के रखा ताकि मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़े। ठीक है, तो सवाल संख्या 2 करते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF तथा, ये तो राजस्थान बोर्ड का पिछले साल का सवाल है, अभी जो इस साल हुआ था ना पेपर 2024 का, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रम से क्रम से 54 तथा 182 हो तो HCF तथा LCM क्रम से 54 नहीं था, 27 था, ठीक है, सॉरी 27 तथा 182 हो तो वे एक संख्या एक संख्या 81 हो तो, ये 182 नहीं है, ये 162 है। ठीक है, आप समझ आना, मैं पूरा ही सवाल लिख रहा हूँ जो सेम टू सेम है। यदि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रम से 27 तथा 162 हो, वे एक संख्या 81 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आपको सॉल्यूशन करना है और ये राजस्थान बोर्ड के अंदर पिछले साल RBSE के अंदर 2024 में सवाल आया, मैं लिख भी देता हूं। जो RBSE का बोर्ड हुआ था 2024, इस साल जो हुआ उसके अंदर सवाल आ रहा था, 1 नंबर का था, ये भी ABCD का था। ठीक है, और ये ABCD है तो आपको ध्यान रखना, सूत्र तो यही है। अब आपको दिया हुआ क्या, वो बातें लिखते हैं। सबसे पहला काम है कि दिया है क्या क्या बातें दे रखी, सारी लिखते हैं, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। जो बातें दे रखी है वो लिख दो। देने में देखो एक संख्या आपको दे रखी, एक संख्या है 81, तो एक संख्या को मैं मान लेता हूं ये एक प्रथम संख्या। कौन सी संख्या है, प्रथम संख्या, और प्रथम संख्या को मैं A मान लेता हूं, और A कितना दे रखा आपको 81 दे रखा, और इसका HCF आपको दे रखा, HCF कितना दे रखा 27, एक आपको दे रखा है LCM, वो दे रखा है 162, और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, दूसरी संख्या जिसको B नाम दे देते हैं, ये आपसे पूछा गया। ये सवाल कह रहा है, देखो दो संख्या हैं तो एक संख्या प्रथम संख्या होती है, एक दूसरी होती है। प्रथम संख्या आपको 81 दे रखी, एक संख्या 81 है, उसका HCF 27 दे रखा है, उसका LCM 162 दे रखा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या मतलब B आपको ज्ञात करना।
सूत्र आपके सामने है। इस सूत्र के अंदर दो संख्याओं को गुणनफल लिखोगे तो क्या a गुणा b बराबर HCF गुणा LCM लिखो। बिल्कुल, दो संख्या हमने a मान ली, एक b मान ली। a का मान मेरे पास 81 है, कितना बेटा 81 गुणा b तो मुझे निकालना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। HCF का मान कितना 27 और LCM का मान कितना 162। अगर मुझे b का मान निकालना तो गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी भाग में, तो b बराबर हो जाएगा ये आपके पास 27 गुणा में 162 बटा में कितना बचेगा 81। क्या कोई भाग संख्या कट रही है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। 81 का भाग 162 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो आपके पास जो b बचेगा वो बचेगा 27 गुणा 2, और 27 को जब 2 से गुणा करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 54। तो जो दूसरी संख्या हमारे पास प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है 54। और एक ऑप्शन में आपको 54 नजर आया होगा। जिन्होंने पिछले साल का पेपर दिया, आप ध्यान रखें कि पुराने पेपर कैसे आ रहे हैं, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो हमने आज इस लेक्चर में आपके खूब सारी बातें की है। 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। ये किताब के अंदर कहीं पर भी सवाल नहीं तो भी बोर्ड में एक नंबर का है। तो आप कहते हो सर NCERT से बाहर नहीं जाती, तो बेसिक तो करना पड़ेगा ना, बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इस सूत्र के 2 सवाल लिखवाए। एक तो सीधा गुणनफल देते तो सीधा किया था, और 4 संख्या देखो 1 2 3 4। अब 3 गिवन है मेरे पास, 1 2 3 गिवन है, चौथी में आराम से निकाल सकता हूँ। सूत्र में वैल्यू रखते जाओगे कोई वैल्यू आ जाएगी। अब आने में कोई सवाल अगले साल ये दे दे ये दे दे ये दे दे और SCF पूछ रहे हैं, वो उसकी मर्जी। सूत्र याद है, सूत्र में वैल्यू पुट करोगे, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करोगे, इजी में उत्तर आ जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। आपको हमेशा प्रोसेस फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर अति लघुरात में कोई प्रश्न आया तो अति लघुरात में प्रश्न पूरी आपको डिटेल जानकारी से लिखनी पड़ेगी। एबीसीडी में सीधा टिक करना, किसी से पूछ लिया वगैरह ऐसे कर लिया, उसमें आप रब वर्क कर सकते हो। तो ये हमने 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया। कल की क्लास में मैं लाऊंगा आपके लिए 1.1 का सॉल्यूशंस। हम कोशिश ये करेंगे कि 1.1 जो प्रश्नावली है उसको 2 भागों में करें। कितने भागों में करें? 2। पहले तो उदाहरण लाऊंगा, सवाल क्या करूँ, पहले तो आपको 4 उदाहरण करवाने मेरे को, 1 2 3 4। बिल्कुल भी ये मैं जल्दबाजी में बोल के एक प्रश्नावली नहीं, पहले उदाहरण। मैंने आपको पूरा पैटर्न जो बताया वो ये बताया 10वीं और 12वीं के लिए, चाहे 11वीं के लिए, किसी के लिए पहले नोट्स, फिर एग्जाम्पल यानी उदाहरण, फिर सवाल। तो पहले कल की क्लास आएगी आपके लिए उदाहरण, 4 उदाहरण है। फिर 1.1 जो प्रश्नावली है, अगर लंबा वीडियो बनेगा तो 2 वीडियो में बना लेंगे, वरना कोशिश करेंगे 1 वीडियो में खत्म कर दें। 1 वीडियो में शायद नहीं होगा क्योंकि 3 सवाल मुझे पहले करवाने पड़ेंगे, फिर 4 कर लेंगे। 7 है तो 3 सवाल बड़े हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड है, फिर HCF और LCM में 2 क्यों मुझे HCF और LCM का कनेक्शन बनाना वहाँ पे, और इस सूत्र का यूज एक चौथे सवाल में और होगा तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये चीज़ें सारी कनेक्ट हो रही है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सबका रिविजन कर लीजिए। थैंक यू।